हेलो स्टूडेंट, जनरल एंट्री की एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट में मैं निकेत अवस्थी वेलकम करता हूं आप सभी का अपने चैनल अवस्थी क्लासेस में। और आज का डिस्कशन है कि अगर हम जनरल एंट्री पास कर रहे हैं और वो ट्रांजैक्शन हम बिजनेस की जो कर रहे हैं वो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, इसकी एंट्री हम कैसे पास कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे कि भाई बिजनेसमैन है वो जो डीलिंग करता है, कई बार वो चेक इशू करता है या उसे चेक मिलता है। अल्टीमेटली अगर मैं आपसे कहूं कि जो बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है अगर उसका डायरेक्ट रिलेशन बैंक से, अल्टीमेटली उसका जो इंपैक्ट है वो बैंक के ऊपर जाता है, तो इसमें हम एंट्री कैसे पास कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे और इसीलिए मैंने लिखा है कि जनरल एंट्रीज रिलेटेड टू बैंक ट्रांजैक्शन या बैंक। तो बैंक से जब हम डील करेंगे तो हम कैसे एंट्रीज पास करेंगे ये जान लेते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स आपको जानने जरूरी हैं कि हम जब सबसे पहले बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे तो नॉर्मली हम जो बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं वो टू टाइप की ट्रांजैक्शन होती है। पहली हो सकती है कि भाई हम एक अमाउंट जो कैश होता है वो बैंक में डिपॉजिट करते हैं, या दूसरी एंट्री वहां पे हो सकती है, दूसरा बिजनेस ट्रांजैक्शन हो सकता है कि हम बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, मतलब बैंक से पैसा हम विड्रॉल करते हैं कैश के फॉर्म में। तो बैंक अगर हम एज्यूम करते हैं कि ये हमारा बिजनेस है और ये हमारा बैंक है, तो हम अपने बिजनेस से क्या कर रहे हैं कि कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में। ये हमारे बिजनेस से कैश बैंक में जा रहा है, ये हमारा बैंक है, मैंने आपसे कह दिया, और ये हमारा बिजनेस है। तो हो क्या रहा है कि हमारे बिजनेस से पैसा निकल के बैंक में जा रहा है, तो इसे हम कहते हैं कि हमने कैश को डिपॉजिट किया है। ये हो गया हमारा, हमने कैश को डिपॉजिट किया है बैंक में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बैंक से पैसा निकाल कर अपने बिजनेस में लाते हैं तो इसे हम कहते हैं कि हमने पैसे को विड्रॉन किया है। तो ये हमने पैसे को विड्रॉन किया है, और विड्रॉन के केस में हो रहा है उल्टा कि बिजनेस से कैश जो है, बिजनेस में कैश आ रही है, जबकि डिपॉजिट के केस में बिजनेस से कैश जा रही है। यहाँ का जो ट्रांसमिशन हो रहा है इसमें आपको टू इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही हैं। पहला आपको दिख रहा है बैंक और दूसरा आपको दिख रहा है कैश। अब अगर हम कैश और बैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में मैंने आपसे कह दिया कि आपको हर बार टू अकाउंट फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, जहाँ पर ट्रांजेक्शन के एक एस्पेक्ट को हम करते हैं डेबिट और दूसरे एस्पेक्ट को हम करते हैं क्रेडिट। तो हमें डेबिट और क्रेडिट इक्वल करना पड़ेगा। आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप डेबिट और क्रेडिट इक्वल करने के लिए बिजनेस ट्रांजैक्शन में, अगर ट्रांजैक्शन रिलेटेड बैंक है तो कैसे करेंगे। इस कंसेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि भाई अगर मैं कैश बैंक में डिपॉजिट करता हूं या बैंक से कैश निकालता हूं तो इनमें कैसी होती है, अलग अलग तरीके से देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अगर लिखा हुआ है व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अगर ये हमारे पास में लिखा हुआ है डिपॉजिटेड इनटू बैंक लिखा हुआ है, इट मीन्स बहुत क्लियर है कि हमने कैश डिपॉजिट की है बैंक में। आपको रियल में जो इंसिडेंट होगा, जो ट्रांसमिशन होगा, आपको उसे सोचना है कि जैसे ही मैं कैश बैंक में डिपॉजिट करता हूं तो मेरे बिजनेस से कैश बैंक में चली जाती है। मैं दूसरे वर्ड्स में कहूं तो मेरे बिजनेस से कैश बाहर जाती है और वो कैश अल्टीमेटली जाती है बैंक के पास में। इस पॉइंट को देखने के बाद आपको ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के लिए दो अकाउंट मिल जाएंगे। पहले अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारे पास में कैश दिख रहा है, जबकि दूसरा आपको अकाउंट दिख रहा है बैंक। तो आपको टू इंपॉर्टेंट अकाउंट यहां पर दिखाई दे रहे हैं कि भाई मेरे बिजनेस से जो कैश है वो अल्टीमेटली बैंक में जा रहा है। मैंने आपको प्रीवियस कई सारे वीडियोस में बताया कि कैश हमारे बिजनेस के लिए रियल अकाउंट है, क्योंकि इसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और ये हमारे बिजनेस का रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट अब हमारे बिजनेस से बाहर जा रहा है। अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ नहीं रही है बल्कि बिजनेस से कैश जा रही है, तो क्रेडिट वाला रूल लगेगा कि व्हाट गोज आउट तो कैश गोज आउट। वहीं पर हमने दूसरा अकाउंट देखा है जिसे हम कहते हैं बैंक, और बैंक को यहां पर हमें ट्रीट करना है पर्सनल अकाउंट, बिकॉज बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर हम बैंक को बनाते हैं और बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, और यहां पर हम इसके लिए रूल एप्लीकेबल करेंगे पर्सनल अकाउंट का। आपको लॉजिकली सोचना है कि सच में क्या हुआ। जैसे ही आपके बिजनेस से कैश डिपॉजिट होती है बैंक में तो हमारे बिजनेस से कैश जाती है, और अल्टीमेटली वो कैश जाती है किसके पास में है, वो कैश जाती है बैंक के पास में। और मैंने आपसे कह दिया कि बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है, और आपको यहां पर रूल रीड करना है पर्सनल अकाउंट का, जो कि है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो रिसीवर जो है उसे हमें कर देना है डेबिट। तो मैं यहां पे छोटे छोटे रूल लिख देता हूं जो रिलेटेड हैं। तो यहां पर हमारे रूल एप्लीकेबल होगा डेबिट द रिसीवर। आप क्योंकि बैंक में पैसा डिपॉजिट करेंगे तो बैंक रिसीवर हो जाएगा, और हमारे बिजनेस से कैश जाएगा तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का यहां पर रूल लगेगा। अब इस रूल के अकॉर्डिंग आप आसानी से जनरल एंट्री पास कर सकते हैं। एंट्री क्या बनेगी वो देखते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली बैंक रिसीवर है। मैंने कह दिया रिसीवर को हमें डेबिट करना है और हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और हमारे बिजनेस से कैश जाएगा तो व्हाट गोज आउट कैश गोज आउट, तो आपको कैश को कर देना है क्रेडिट। तो हमारे पास ये एंट्री बनके हो गई है तैयार, जिसमें हमने कैश बैंक में डिपॉजिट की है। आप नरेशन लिख सकते हैं कैश डिपॉजिटेड
इनटू बैंक। तो ये नरेशन भी आपने लिख दिया है और अमाउंट हम एज्यूम कर लेते हैं कि 10,000 था, तो 10,000 रुपीज़ आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिए और एंट्री बन गई है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसका उल्टा देखते हैं कि भाई हमने कैश बैंक में डिपॉजिट की नहीं है बल्कि हमने कैश जो है बैंक से विड्रॉन की है, तो क्या हो जाएगा देखते हैं। तो हम दूसरा केस लिख लेते हैं यहाँ पर। ये केस नंबर फर्स्ट था, लिखा है व्हेन कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अब हमारे पास लिखा है कि हमने कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने कैश बैंक से निकाली है। तो इस केस में क्या हुआ होगा, जैसे ही हम कैश बैंक से निकालते हैं तो हमारे बिजनेस में बैंक से कैश अंदर आती है। व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। कैश कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट। तो यहां पर भी आपको 2 अकाउंट्स फाइंड आउट करने हैं। पहला आपको दिख रहा है कैश जो कि हमारा रियल अकाउंट है, और यहां पर फ्रॉम बैंक लिखना भूल गया हूं मैं, ये बैंक है और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो यहां पर भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा, लेकिन यहां पर जस्ट अपोजिट ट्रांसमिशन हो रहा है जो कि हमारे कैश डिपॉजिटेड फ्रॉम बैंक में हुआ था। यहां पर हम कैश से बैंक पैसा निकाल रहे हैं, डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं। और ऐसे केस में जो कैश है वो बिजनेस में विड्रॉ करने के बाद में, विड्रॉन करने के बाद में बिजनेस के अंदर आ रही है। और जब कैश बिजनेस के अंदर आएगी तो मैं बोलूंगा आपसे कि कैश कौन सा अकाउंट है, तो आप बोलेंगे रियल अकाउंट है। एंड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। तो आपको कैश अकाउंट को कर देना होगा डेबिट। ये लीजिए, आपने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब हमने डेबिट वाला कंसेप्ट ले लिया है, ड्यूअल एस्पेक्ट है, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट करना है। और यहां पर अगर हम क्रेडिट वाला कंसेप्ट देखते हैं तो हमारे पास में बैंक जो है, हम इसके बारे में बात करेंगे। मैंने आपसे कह दिया कि पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहां पर गिवर है बैंक, क्योंकि बैंक हमें कैश दे रहा है तो बैंक गिवर है। एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर, मतलब हमें गिवर को कर देना होता है क्रेडिट। तो हमने एंट्री पास कर दी है, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कम्स इन। एंड पर्सनल अकाउंट व्हाट द गिवर, गिवर कौन है, क्रेडिट द गिवर। हमने यहाँ पे बैंक को गिवर क्रेडिट कर दिया है। और हम अगर एज्यूम करते हैं कि 10,000 रुपीज़ है और ये लिख दिया, और आप नरेशन लिख सकते हैं कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, और ये एंट्री आपने यहाँ पर पास कर ली है। मैंने शॉर्टकट नरेशन लिख दिया है फ्रॉम बैंक। तो ये 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोगों ने देख लिया कि भाई अगर कैश बैंक में डिपॉजिट हो रही है, कैश बैंक से विड्रॉ करें तो हम क्या एंट्री पास करेंगे। अगर हम कैश बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमारे पास एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, जहां पे डायरेक्ट रिलेशन है बैंक और कैश का। और ठीक ऐसे ही अगर हम कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो हमारे पास एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। एक यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर बैंक डेबिट है, कैश क्रेडिट है, और यहाँ पर कैश डेबिट है और बैंक क्रेडिट है, क्योंकि वाइस वर्सा हो गया। अगर कैश बैंक से निकालते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं, सारे रूल्स लगाकर हमने एंट्री पास कर लिया। लेकिन हमारे पास बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में सिर्फ हम कैश को ही बैंक में डिपॉजिट करते या नहीं निकालते हैं। कई बार हम जब किसी कस्टमर्स को गुड्स का सेल्स करते हैं तो वो हमें कैश में पेमेंट ना करके हमें चेक दे देता है। एक कंडीशन ये हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि भाई हमने भी किसी से गुड्स परचेस किया था और ऐसे केस में हमने जिस पार्टी से गुड्स परचेस किया हमने उसे कैश न देकर उसे वहां पर पेमेंट कर दी है चेक से। तो आइए अब देखते हैं कि अगर चेक रिसीव्ड होता है या हम चेक का पेमेंट करते हैं तो हमें क्या एंट्री पास करनी होगी। और इसके लिए अब हम रिलेटेड एंट्रीज देखेंगे चेक से कि भाई चेक हो गया और चेक अगर है तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे। ऐसे केस में मैंने आपसे कह दिया कि आपको चेक मिल भी सकता है और आपको चेक का पेमेंट करना भी पड़ सकता है। तो देखते हैं क्या एंट्री बनती है। अब हम लिखते हैं कि व्हेन चेक रिसीव्ड, अगर आपको चेक मिला है, व्हेन चेक रिसीव्ड लिखा हुआ है और ये चेक आपको रिसीव्ड हुआ है, मान लेते हैं फ्रॉम राम से रिसीव्ड हुआ है। चलिए पहले इसी को देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो चेक आपको मिला है क्या इस चेक को आप अपने पास रखेंगे। इसका आंसर है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली चेक जो है वो इन कैश होगा जब हम उसे बैंक में ले जाएंगे। चेक आपको मिला है क्योंकि आपको राम से चेक लेना था, राम ने आपको यहाँ पे चेक दे दिया और वो चेक है आपका रुपीज़, हम मान लेते हैं कि 10,000 रुपीज़ का चेक है जो आपको राम से मिल चुका है। अब इस चेक को लेने के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगी वो आपको समझनी है कि इस चेक को लेकर मैं बैंक में जाऊंगा। तो यहां पर आपको जो एंट्री समझनी है कि व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम राम, आपको जो राम से चेक रिसीव्ड हुआ है और मैंने आपसे कहा कि इस चेक को अल्टीमेटली आप बैंक में डिपॉजिट करने ले जाएंगे। तो यहां पर आपको अब 2 बातें सोचनी है। पहली जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, किसी भी चेक की जो मैक्सिमम वैलिडिटी डेट होती है वो 90 डेज होती है। मतलब अगर आपको आज चेक मिला है तो विद इन 90 डेज तक आप उसे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। आपके पास में 90 डेज तक का टाइम है। अगर आप 90 डेज के बाद जाते हैं तो उस चेक की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, वो चेक स्टेल हो जाता है, उस चेक की कोई वहां पे वैल्यू नहीं रह जाती है। तो विद इन 90 डेज आप चेक को डिपॉजिट कर सकते हैं। अब हुआ क्या, चलिए एज्यूम कर लेते हैं कि जब हमें चेक रिसीव्ड हुआ था तो ये चेक हमें रिसीव्ड हुआ था
कि मान लेते हैं जनवरी 1 को रिसीव हुआ था। अब जनवरी 1 को चेक रिसीव हुआ राम को, अब राम चाहे तो उसको उसी दिन जनवरी 1 को ही बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। और मैंने आपसे कह दिया कि अगर जनवरी 1 को नहीं करता है तो उसके पास में 90 डेज़ का टाइम है, तो 90 डेज़ को कर सकता है। तो यहाँ से एक जो हमें थीम मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू द बैंक, और दूसरा केस बन सकता है कि चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड अनदर डे इनटू द बैंक। मतलब हम चेक मिलने के तुरंत उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, और दूसरा चेक मिलने के बाद हम किसी और दिन बैंक में डिपॉजिट करते हैं। आइए इन दोनों की एंट्रीज देखते हैं। पहली एंट्रीज की चेक मिला और हमने सेम डे उसे डिपॉजिट कर दिया बैंक में। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹10,000 एंड डिपॉजिटेड सेम डे इनटू द बैंक। हमने उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। अब आपको यहाँ पर समझना होगा कि पहले हमें इस एक्टिविटी को 2 पार्ट्स में तोड़ना है। पहले हमें चेक मिला, एक एक्टिविटी ये हो गई, और दूसरी एक्टिविटी में हमने उसे चेक को बैंक में डिपॉजिट किया। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना है कि जब चेक मिलेगा तो क्या होगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी बिजनेसमैन को चेक मिलेगा तो बिजनेसमैन को उसे लिखना पड़ेगा चेक इन हैंड में। तो याद कर लीजिए कि जब भी कभी बिजनेसमैन को, मतलब कि आपको, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि आप अकाउंट्स बनाएंगे तो आप अपने आप को बिजनेसमैन ट्रीट करेंगे, और जब चेक मिलेगा बिजनेसमैन को तो उस टाइम पे हमें बिजनेसमैन को ये मानना है कि हम हैं बिजनेसमैन और बिजनेसमैन को मिल रहा है चेक, और वो चेक इस केस में हमें मिल रहा है फ्रॉम राम, मतलब कि राम से मिल रहा है और राम से चेक मिल गया है और इस चेक को आपने रिसीव कर लिया है। ऐसे केस में मैंने आपसे कहा कि जब बिजनेसमैन को चेक मिलेगा, मैं यहाँ पे आपके सहूलियत के लिए बना देता हूँ कि भाई ये बिजनेसमैन है और इसे जब चेक रिसीव्ड होगा तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चेक, इसे हम लिखेंगे चेक इन हैंड। लेकिन अगर बिजनेसमैन किसी चेक का पेमेंट करेगा, अगर यही बिजनेसमैन किसी चेक का पेमेंट करता है तो वो ऑलवेज जो चेक का पेमेंट करेगा तो हम लिखेंगे ऑलवेज यहाँ पर बैंक वर्ड यूज़ करेंगे। हम ऐसे केस में कभी भी कैश वर्ड यूज़ या चेक इन हैंड वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम वहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे बैंक। तो ये छोटी सी ट्रिक है, इसे आप याद कर लीजिए कि बिजनेसमैन है ये, और इस बिजनेसमैन को कभी चेक मिलेगा तो उस चेक को हम चेक इन हैंड लिखेंगे, और अल्टीमेटली अगर बिजनेसमैन किसी को पेमेंट करता है चेक से तो वहाँ पर हम डेफिनेटली ऑलवेज बैंक लिखेंगे। छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए। अभी हम इसे ब्रेक करते हैं और इस केस में देखते हैं कि लिखा है व्हेन चेक रिसीव्ड। अभी चेक रिसीव्ड हुआ है, मैंने आपसे कहा कि बिजनेसमैन है हम और हमें चेक रिसीव्ड हुआ है, तो ऐसे केस में हम जब चेक रिसीव्ड होगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट कम्स इन, क्योंकि आपको चेक मिला है। चेक जैसे हम देख सकते हैं, चेक भी रियल अकाउंट का पार्ट होता है, जस्ट इक्विवेलेंट टू करेंसी होता है। चेक में जितना अमाउंट लिखा है उतना ही अमाउंट हम लेने के लिए या पेमेंट करने के लिए लायबल होते हैं या रिसीवर होते हैं। ऐसे केस में हमारे पास जो अमाउंट हमें चेक में लिखा है और वो अमाउंट हम रिसीव करना चाहते हैं, तो हमें जो मिलेगा वो होगा एक कागज का टुकड़ा जो रियल अकाउंट है, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मतलब कि चेक हमारे लिए रियल अकाउंट का पार्ट हुआ है। इस एंट्री को सिर्फ इतना पढ़िए कि व्हेन चेक रिसीव फ्रॉम राम ₹10,000। तो मैंने आपसे कहा कि आपको क्या रिसीव्ड हुआ, तो आप बोलेंगे हमें चेक रिसीव्ड हुआ। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि चेक कौन सा अकाउंट है, तो आप मुझसे बोलेंगे चेक रियल अकाउंट है, बिकॉज वी कैन सी, टच एंड फील। तो हम उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और जब चेक रिसीव्ड होगा तो मैंने आपसे कहा है कि आपको लिखना है चेक इन हैंड। तो क्या रिसीव्ड हुआ है, तो आप बोलेंगे कि हमें चेक इन हैंड रिसीव्ड हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक्स कम्स इन। तो आपको लिखना है चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। तो आप लिख देंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कर देंगे आप। और अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा कि ये चेक आपको कहां से मिला है, तो आप बताएंगे कि ये चेक हमें मिला है राम से। तो हम एक दूसरा अकाउंट फाइंड आउट करेंगे राम, और राम हमारा पर्सनल अकाउंट है, और जब राम हमें चेक देगा तो राम कहलाएगा गिवर, एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर राम गिवर है तो यहाँ पे हम क्रेडिट वाला रूल लगाएंगे, क्रेडिट द गिवर वाला, और हम लिखेंगे टू राम। और ये हमारी एंट्री बन जाएगी कि हमें राम से चेक मिला है और इसे अमाउंट है 10,000 रुपीज़। तो ये कंप्लीट एंट्री हम लोगों ने बना ली है। अब ये एंट्री बन गई। अब मैंने कहा कि यहाँ पर राम ने उस चेक को सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब जब सेम डे चेक बैंक में डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या एंट्री होगी देखते हैं। तो ये पहला तो है जब हमें चेक रिसीव्ड हुआ, हम लिख सकते हैं चेक, अब इसका नरेशन लिख सकते हैं चेक रिसीव्ड हुआ है, और ये आपने नरेशन लिख दिया। अब इसी चेक को आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमारे पास एक एंट्री और बनानी होगी, जो चेक आपको मिला है उस चेक को बैंक में डिपॉजिट करने की आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो ऐसे केस में अब आपको सोचना है कि जो चेक मुझे मिला था जब वो आया था तो उसे मैंने चेक इन हैंड लिखा था, अब उसी चेक को मैं बैंक में भेज रहा हूँ डिपॉजिट होने के लिए, जो कि उसका अल्टीमेट प्लेस है कि चेक बैंक में ही जाके वहाँ पर कैश में कन्वर्ट होगा। तो जब मैं चेक को बैंक में डिपॉजिट करूँगा तो मेरे बिजनेस से चेक जाएगा, तो मैं बोलूँगा कि व्हाट गोज आउट, तो
आप बोलेंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि चेक रियल अकाउंट है, हम देख सकते हैं। दूसरा, जब मैंने चेक को डिपॉजिट किया बैंक में तो अल्टीमेटली चेक गया किसके पास में, तो चेक जाता है बैंक के पास में, और बैंक वहां पर है पर्सनल अकाउंट। तो यहां पर अगेन अगर हम इस पार्ट को देखते हैं कि डिपॉजिटेड सेम डे इनटू द बैंक, हमने उस चेक को डिपॉजिट किया है बैंक में और बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और हमारे पास से चेक जा रहा है जो कि रियल अकाउंट है। यहां पर रियल और पर्सनल का कॉम्बिनेशन आपको देखना है कि चेक बैंक में जा रहा है तो मैं बोलूंगा हु इज रिसीवर, तो आप बोलेंगे बैंक में चेक जा रहा है तो बैंक रिसीवर होगा। और रिसीवर को हमें करना होता है अकॉर्डिंग टू पर्सनल अकाउंट डेबिट, तो एंट्री बन जाएगी डेबिट व्हाट कम्स इन, सॉरी डेबिट द रिसीवर। तो रिसीवर यहां पर कौन है, तो बैंक रिसीवर है, तो हम रिसीवर को कर देते हैं डेबिट और हम एंट्री पास कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर को करना होता है डेबिट। ये वही चेक है जो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। और मैंने आपसे कहा कि आपके पास से चेक गया है, चेक हमारा है रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, व्हाट गोज आउट चेक गोज आउट। तो आपको कर देना है टू चेक इन हैंड। तो ये है जब हम चेक को बैंक में डिपॉजिट करेंगे और हमारी एंट्री बन सकती है ये। तो एक एंट्री आपकी ये बनेगी, एक एंट्री ये बनेगी, और ये दोनों एंट्री अगर हम मान लेते हैं कि जनवरी 1 की है तो जनवरी 1 को पहले आप ये एंट्री बनाएंगे और फिर आप ये एंट्री बनाएंगे। मैंने आपको पढ़ाया कंसेप्ट कि जब हमारे पास एक ही एंट्री सेम डेट की सेम नेचर की होगी कि चेक मिला उसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया और वो एंट्री सेम डेट की होगी, तो ऐसे केस में इस एंट्री को हम कंपाउंड कर देंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कंपाउंड एंट्री के कंसेप्ट बताए थे और वहाँ पर बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि क्या कंपाउंड एंट्री बनाते हैं, जैसे कि अभी मैं इन दोनों की कंपाउंड एंट्री बनाऊंगा, तो क्या कंपाउंड एंट्री के बाद में आपको ये दोनों एंट्री बनानी जरूरी है, तो इसका आंसर है नहीं, आपको सिर्फ कंपाउंड एंट्री बनानी है और आप इन दोनों एंट्री को फिर नहीं बनाएंगे तो काम चल जाएगा। ऐसे केस में अगर आप देखेंगे सेम डे को ही हमने चेक में बैंक में डिपॉजिट किया, तो आप यहां पे देखेंगे कि चेक इन हैंड हमारे पास में डेबिट हुआ है और सेम डे को ही चेक इन हैंड हमारे पास क्रेडिट हुआ है, क्योंकि हुआ यही है कि हमें चेक मिला था और हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। चेक आया और चेक चला गया सेम डे बिजनेस से, तो चेक आया तो डेबिट हुआ, चेक चला गया तो क्रेडिट हुआ। अल्टीमेटली जो एंट्री आपको बच रही है वो दिख रही है यहां पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम हमारे पास एंट्री बच रही है और आपको यही वाली एंट्री बनानी है अपने लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में। और जनवरी 1 की एंट्री आप बनाएंगे, यहां पर एंट्री जो बन रही है बैंक अकाउंट डेबिट टू राम की, अल्टीमेटली जो चेक मिला था राम से उसे हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है और वहाँ पर गिवर था राम। तो अल्टीमेटली एंट्री, ये एंट्री आप तब बनाएंगे जब हमारे पास चेक सेम डे डिपॉजिट हो जाएगा बैंक में। मामला बहुत क्लियर है, आपको एंट्री का कैंसिलेशन कर देना है और उसके बाद कैंसिलेशन तभी हो पाएगा जब यहाँ पे अमाउंट भी सेम होगा और सारी डिटेल सेम होंगी। तो एंट्री को हमने कैंसिल कर दिया यहाँ पर चेक इन हैंड, और चेक इन हैंड को अगर आप कैंसिल करते हैं तो अल्टीमेटली बैंक अकाउंट डेबिट टू राम हमारे पास एंट्री बचती है और यही हमारी एंट्री कहलाएगी अल्टीमेट एंट्री, जिसे हम बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राम 10,000 रुपीज़ थी। ये तो केस हो गया जब हमने चेक को सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन वहां पर यह भी हो सकता है कि चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट ना हो, तो मैं कुछ करेक्शन करता हूं कि चेक जो सेम डे डिपॉजिट हुआ तो मैं चेंज कर देता हूं ₹10,000 एंड डिपॉजिटेड अनदर डे कर देता हूं उसको, अनदर डे इनटू द बैंक। चेक हमारा सेम डे बैंक में नहीं गया है। ऐसे केस में एंट्री करना बहुत आसान है। ऐसे केस में जब आपको चेक मिलेगा तो आप इस एंट्री को पास कर देंगे कि भाई हमें चेक मिला है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम से चेक मिला है और मान लेते हैं जनवरी 1 को हुआ है, और अनदर डे का मतलब होता है कि मान लेते हैं जनवरी 3 को आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट किया है, तो जनवरी 3 को आप चेक को बैंक में भेजने की एंट्री पास कर दीजिए। वहां पर आपको ना तो कैंसिलेशन की एंट्री पास करनी है ना एंट्री को कंबाइन करना है, अलग अलग डेट अलग अलग एंट्री। तो जिस दिन आपको चेक मिलेगा आप ये वाली एंट्री पास कर लेंगे और जब आप चेक को अलग दिन किसी दिन बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आप एंट्री पास कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट और चेक आपके बिजनेस से चला जाएगा। तो हम लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देख लिए। पहला देख लिया कि हम कैश को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, हम कैश को विड्रॉन करते हैं बैंक से, हमें चेक मिला है और चेक हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, तो ये देख लिया, और चेक को अनदर डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। अब देखते हैं कि अगर हमको चेक मिला नहीं है बल्कि हमने चेक को, चलिए इसमें एक केस और देख लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं। अब एक कंसेप्ट हो सकता है कि भाई जो चेक मुझे राम से मिला था और उसे मैंने बैंक में डिपॉजिट किया, ये भी हो सकता है कि वो चेक बैंक से बाउंस हो जाए। ये तो वो केस हो गया कि मेरा चेक बैंक में राम के खाते में सफिशिएंट पैसा था और राम ने मेरे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए, बैंक ने कर दिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि जब मैं कैश चेक को डिपॉजिट करूं बैंक में और ऐसे केस में राम के अकाउंट में सफिशिएंट पैसा नहीं था, तो मेरा चेक जो मैंने लगाया था बैंक में वो डिसऑनर्ड हो जाता है, हम कहते हैं, जिसे सिंपल वे में हम कहते हैं कि बाउंस हो गया। अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसे हम कहते हैं कि चेक का डिसऑनर हो गया, मतलब उसका ऑनर की जगह पर डिसऑनर हो गया, क्योंकि हमारे अकाउंट में सफिशिएंट पैसे बैंक में नहीं पाए राम के अकाउंट में। ऐसे केस में हमें एंट्री क्या पास करनी होगी उसको समझिए। पहले हमें चेक मिलेगा, उस चेक को हम बैंक में डिपॉजिट करेंगे, अगर सेम डे हो गया तो हम इस एंट्री को पास करेंगे, अगर सेम डे में नहीं हुआ है तो भी आपको ये अलग अलग एंट्री पास
पास करनी है। और अगर लिखा हुआ है किसी अलग डेट को, बैंक ने जब कलेक्शन के लिए चेक भेजा और बैंक को दिखा और वो डेट मान लेते हैं कि 4 जनवरी को, और 4 जनवरी को क्या हुआ वो समझते हैं। जनवरी 4 को हुआ ये कि जो चेक बैंक का था वो हो गया है बैंक से डिसऑनर। बैंक ने हमें बताया कि राम का जो चेक आपने लगाया था, राम के अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं होने की वजह से चेक हो गया है डिसऑनर, बाउंस हो गया है। तो हमें डिसऑनर की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली हम लोगों ने केस नंबर 1 में, जबकि चेक को हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट किया था, तो हमने एंट्री पास की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। और आपको करना कुछ नहीं है, आपको उस एंट्री का रिसिप्रोकल कर देना है, क्योंकि राम से आपको मिला था बैंक, अब नहीं है, डिसऑनर हो गया चेक, तो आपको इस एंट्री को पलट देना है और आप एंट्री पास कर सकते हैं। यहां पर एंट्री पास कर देंगे राम अकाउंट डेबिट टू बैंक, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री पास कर देंगे अगर आपका चेक हो गया है डिसऑनर्ड। और डिसऑनर्ड के केस में आप इस एंट्री को पास करेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि भाई इसके पीछे रूल भी तो होगा, तो रूल भी वही है कि जब आपका चेक डिसऑनर हो जाएगा तो बैंक आपको चेक देगा, और वो चेक बैंक बोलेगा कि ये चेक डिसऑनर हो गया है, जाओ राम को पकड़ो, उससे पूछो कि उसने खाते में पैसा क्यों नहीं रखा था। ऐसे केस में रिसीवर कौन हो जाएगा? अल्टीमेटली हम राम को पकड़ेंगे, क्योंकि भाई राम का चेक था, तो हम वापस से राम को अपने यहाँ डेबिट करेंगे, और हमने यहाँ पर बैंक को क्रेडिट किया, क्योंकि अल्टीमेटली गिवर जो है उस चेक का वो हमें बैंक ने दिया है। तो यहाँ पर हम एंट्री पास कर सकते हैं, इस एंट्री को हम पलट देंगे और हमारे पास एंट्री बन जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके अलावा अगर हमारा चेक डिसऑनर हो गया है और हमने चेक को अलग डेट डिपॉजिट किया है, तो भी हम यही वाली एंट्री बनाएंगे, क्योंकि जब हमने चेक मिला था तो उसे बैंक में डिपॉजिट करने की अलग एंट्री बनाई थी, और हुआ वही था कि चेक इन हैंड डेबिट था, चेक इन हैंड क्रेडिट था, तो अल्टीमेटली हमारे पास एंट्री बच रही थी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम, और हमने उसी एंट्री को पलट दिया है राम अकाउंट डेबिट टू बैंक इन केस ऑफ, अगर हमारा चेक हो जाता है डिसऑनर, हमारा चेक हो जाता है बाउंस। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है चेक डिसऑनर या चेक बाउंस होने का। जो भी अल्टीमेट एंट्री बचती है हमारे पास में चेक डिपॉजिट करने की, उस एंट्री को आपको रिसिप्रोकल कर देना है और एंट्री बन जाएगी डिसऑनर की। इसे ट्रिक भी मान सकते हैं आप, इस एंट्री को पास कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें चेक जो है, हमने देखा कि रिसीव्ड हुआ था, अब हम देखते हैं कि अगर हमने चेक का पेमेंट किया, हमने मतलब कि अगर बिजनेसमैन ने चेक का पेमेंट किया है तो हमें क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी। चलिए इसे भी देख लेते हैं, और ये शायद हमारा लास्ट कंसेप्ट होगा, इसके बाद हमारा ये वीडियो हो जाएगा एंड। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर बिजनेस में एक्सपेंडिचर होते हैं या लॉसेज होते हैं या इनकम होता है या प्रॉफिट होता है, तो एंट्री हम कैसे पास कर सकते हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी देखते हैं कि हुआ ये कि भाई बिजनेसमैन है, और मैंने कहा कि जब ये चेक रिसीव्ड करेगा, जब ये चेक से पेमेंट करेगा, चेक से पेमेंट होगा, तो ऑलवेज बिजनेसमैन अपने यहाँ एक वर्ड यूज़ करेगा, और वो वर्ड होगा बैंक। उसे अपने यहाँ सिर्फ बैंक लिखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे ही हम चेक से पेमेंट करेंगे तो डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट से उतने पैसे हो जाएंगे कम, तो हमें वहाँ पर वर्ड यूज़ करना है बैंक। और बैंक यहाँ पर वर्ड जो यूज़ किया है, ऐसे केस में आपको बैंक को यहाँ पर रियल अकाउंट मानना है। अब आपको यहाँ पर बैंक को पर्सनल अकाउंट नहीं मानना है, क्योंकि बैंक से कम हो जाएंगे मतलब बैंक से उतने पैसे कम हो जाएंगे, और पैसे कम होना बैंक से मतलब कि रियल अकाउंट ही कहलाएगा आपका, तो आपको यहाँ पे रियल अकाउंट बनना है। चलिए देख लेते हैं, लिखा हुआ है कि हमने पेमेंट चेक से की है, और अब चेक से पेमेंट की है तो मान लेते हैं कि पेमेंट मेड लिख देते हैं, पेमेंट मेड टू श्याम बाय चेक। अब हमने श्याम को चेक से पेमेंट किया है। अब यहाँ पे आपको 2 अकाउंट देखने हैं। पहला अकाउंट आपको देखना है कि पेमेंट मेड टू श्याम, आपने श्याम को पेमेंट किया है, और वो पेमेंट आपने चेक से किया है, क्योंकि आपने पेमेंट किया है, बिजनेसमैन है आप, और जब आप पेमेंट करेंगे तो आप इंस्टेड ऑफ चेक यूज़ करेंगे बैंक वर्ड। तो पहला अकाउंट आपने ढूंढ लिया है श्याम, जो कि पर्सनल अकाउंट है, और जो चेक है वो हमारा रियल अकाउंट है, और जब चेक देंगे तो मैंने आपसे कह दिया बैंक लिखेंगे। अब आपने श्याम को चेक दिया है, तो पहले तो सोच रहे हैं कि रिसीवर कौन है, तो रिसीवर आपके बिजनेस से श्याम के पास में चेक जा रहा है, तो आपके बिजनेस से चेक जा रहा है, और रिसीवर है श्याम, तो श्याम हमारे बिजनेस का रिसीवर हो गया। और पर्सनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को कर देना है डेबिट, तो हम रिसीवर को डेबिट कर देंगे, तो हम एंट्री पास कर देंगे श्याम अकाउंट डेबिट। आपको रूल आता है पर्सनल अकाउंट का, रूल है डेबिट द रिसीवर, और आपने श्याम अकाउंट को डेबिट कर दिया। वहीं अगर हम बात करते हैं चेक की, तो चेक हमारे बिजनेस के लिए है रियल अकाउंट, और जब आप किसी को चेक देंगे तो चेक बाहर जाएगा, व्हाट गोज आउट, तो आप बोलेंगे चेक गोज आउट। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ऐसे केस में आपको लिखना है बैंक। जब भी आप किसी को चेक देंगे तो आप लिखेंगे टू बैंक। तो ये आपने एंट्री पास कर ली है शाम को पेमेंट करने की। यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि हमने गुड्स परचेस किया था और पेमेंट कैश में की है, इसकी भी एंट्री देख लेते हैं। अगर आपने गुड्स परचेस किया था और गुड्स परचेस करने के बाद आपने पेमेंट किया था वहां पर चेक से, तो क्या एंट्री बनेगी, तो परचेज आपने किया था। मैं परचेज की कंडीशन आपको बता चुका हूं कि जब हम परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, और अगर हम कैश से पेमेंट करते हैं तो हम कैश लिखते हैं। हमने पेमेंट चेक से की है तो हम लिखेंगे टू बैंक।
इसके अलावा अगर आप पेमेंट किसी एक्सपेंडिचर का कर रहे हैं, जैसे कि हम वहाँ पर सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं या हम वेजेस का पेमेंट कर रहे हैं, जो कि मैं एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एंट्रीज आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप किसी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं, जैसे आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं, तो सैलरी हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंडिचर का नाम रखने के लिए हमने नॉमिनल अकाउंट बनाया है। सैलरी का पेमेंट किया तो सैलरी पेमेंट हो जाएगी, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि डेबिट द एनी एक्सपेंडिचर और लॉसेज, जो एक्सपेंडिचर होंगे आपको उसे कर देना है डेबिट, तो हम एंट्री पास कर देंगे सैलरी अकाउंट डेबिट। और अल्टीमेटली हमने चेक से पेमेंट की है, और जब चेक हम देंगे तो हम बैंक लिखेंगे तो हम लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, और ये एंट्री आपकी बन जाएगी अगर आपने सैलरी का पेमेंट किया है बैंक से। अगर आप सैलरी का पेमेंट कैश में करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री पास कर सकते हैं। ये है हमारे पास बिजनेस में बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। मुझे लगता है कि अभी आप इतना ही जानिए, जैसे जैसे हम जनरल एंट्रीज को और आगे पढ़ते जाएंगे और जो भी केसेस आएंगे वो हम करते चले जाएंगे। फिलहाल आज मैंने आपको बहुत सारे केसेस बताए हैं जहां पे जनरल एंट्रीज में आपको कैश भी मिल सकता है, चेक भी मिल सकता है। चेक आप बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं, आप कैश निकाल सकते हैं बैंक से, आपका चेक डिसऑनर हो सकता है, या आप किसी को चेक से पेमेंट कर सकते हैं। तो क्या एंट्री पास करेंगे, ये सब कुछ हमने इस वीडियो में देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट और लॉस की एंट्रीज लेकर मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।